Hello dear students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Students, we were doing our topic of economics, globalization and the Indian economy. Students, we are starting today from here. स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिस। यह स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए यानी कि छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए, छोटी फैक्ट्री वालों के लिए, कंपनी वालों के लिए, उनके लिए क्या दिया हुआ है कि कम्पीट और पेरिस, कि कंपटीशन करो और नष्ट हो जाओ। पेरिस होता है बिल्कुल खराब हो जाओ, यानी कि कंपटीशन करने से इनका तो बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। किनका? स्मॉल प्रोड्यूसर्स का, क्योंकि बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी के साथ ये कैसे कंपटीशन करेंगे, और उनके साथ जब ये कंपटीशन करेंगे तो इनकी कंपनियां ही बंद हो गई। अभी यही देखने को मिलेगा इसमें। फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेजर चैलेंजेस। अब फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स, बड़े छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो थे और वर्कर्स थे, उनकी बहुत बड़ी संख्या थी, जो उनके लिए ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, हैज पोज्ड मेजर चैलेंज, उनके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंज जो है खड़े कर दिए हैं। किस तरीके से? राइजिंग कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन का बढ़ जाना। अभी एक रवि के बारे में बताया गया है। रवि डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड हैव टू फेस ए क्राइसिस इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ एज इंडस्ट्रियलिस्ट। अब रवि ने कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसको एक बहुत बड़ा क्राइसिस यानी कि मुश्किल का सामना करना पड़ेगा एक इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ के छोटे से पीरियड में ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनके उसको एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यानी कि छोटी मोटी उसने कोई इंडस्ट्री अपनी खोल रखी थी, तो वो खोली, तो उसके बाद उसके सामने कुछ टाइम के बाद उसको बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। क्या मुश्किल आई? रवि टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट हिज ओवन कंपनी। अब उसने क्या किया? बैंक से लोन लिया, क्या करने के लिए? अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए। प्रोड्यूसिंग कैपेसिटर इन 1992 इन होसूर एन इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु। क्या किया उसने कि एक अपनी कंपनी स्टार्ट की, क्या बनाने के लिए? कैपेसिटर। ये होता बेटा टीवी वगैरह में लगता है, वो एक ट्यूब सी होती है, वो उसमें काम आती है, टीवी बनाने में काम आती है कैपेसिटर। इन 1992 में उसने अपनी छोटी सी कंपनी खोली थी होसूर। होसूर कहाँ पर है? एक इंडस्ट्रियल टाउन है तमिलनाडु में। ठीक है, खोल ली भाई उसने कंपनी। अब वो कैपेसिटर बनाने लगा उसमें। कैपेसिटर आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस। अब कैपेसिटर कहाँ यूज होता है? घर के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस में यूज होता है, इंक्लूडिंग ट्यूबलाइट। हाँ, ट्यूबलाइट में भी यूज होगा ये, टेलीविजन एटसेट्रा में यूज होगा। विद इन 3 years, अब 3 साल के अंदर क्या हुआ? ही अच्छी खासी चल गई भाई उसकी कंपनी। ही वॉज एबल टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, वो काफी ज्यादा प्रोडक्शन करने लगा। प्रोडक्शन उसने अपना बढ़ा लिया। एंड हैड 20 वर्कर्स वर्किंग अंडर हिम, और उसके अंडर में 20 वर्कर भी काम करने लगे। ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा अच्छी चल गई कंपनी। अब हिज स्ट्रगल टू रन हिज कंपनी स्टार्टेड व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शंस on imports of capacitor as its agreement at WTO in 2001। अब 2001 में क्या हुआ कि उसका जो स्ट्रगल था अपनी कंपनी को चलाने के लिए, वो स्टार्ट ही हुआ था। थोड़ा ही जो टाइम हुआ था उसकी कंपनी स्टार्ट हुए, गवर्नमेंट ने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया। किसकी रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया? इंपोर्ट ऑफ कैपेसिटर, यानी कि बाहर से कैपेसिटर मंगवाया जाए, उस पे जो पाबंदियां थी उनको हटा दिया। एज पर इट्स एग्रीमेंट एट WTO, क्योंकि उसका एग्रीमेंट गवर्नमेंट का WTO के साथ एग्रीमेंट हो गया था 2001 में। यानी कि बाहर से भी कैपेसिटर आओ और उनको बाहर वालों को भी मौका मिलेगा, तो फिर क्या होगा? बाहर वाले आएंगे, वो थोड़ा सस्ते भी पड़ेंगे, तो इसके कौन खरीदेगा भाई? ये दिक्कत हो गई इसको। अब बाहर वाले खरीद सकते हैं, अब इसका तो बंद हो जाएगी इसकी तो कंपनी। देखो आगे क्या होता है। हिज मेन क्लाइंट, जो उसके मेन क्लाइंट थे, कौन थे? टेलीविजन कंपनी। हाँ, टेलीविजन की जो कंपनी थी वही तो थी उसकी मेन क्लाइंट। टेलीविजन कंपनी को यूज करना होता था कैपेसिटर, और वो इससे खरीदती थी।
used to buy different component including capacitor in bulk for the manufacturer of television set। हाँ, जो टेलीविजन की कंपनी थी वो इसके कंपोनेंट को खरीदती थी, बल्क में खरीदती थी, यानी कि बहुत ज्यादा खरीदती थी। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट, हाँ टीवी सेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदती थी। हाउएवर कंपटीशन फ्रॉम द एमएनसी, अब वो एमएनसी आ गई, बाहर से कंपनी आ गई, तो उससे कंपटीशन फ्रॉम द एमएनसी ब्रांड्स फोर्स्ड द इंडियन टेलीविजन कंपनीज टू मूव इनटू असेंबलिंग एक्टिविटीज फॉर एमएनसी। अब उन्होंने क्या किया, फोर्स किया इंडियन टेलीविजन कंपनी को क्या करे कि हमारे साथ मिल जाए, हमारे साथ मिल के काम करे, क्योंकि छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों में मिल जाती बाद में फिर, तो भाई इसको फोर्स करने लगे। इवन व्हेन सम ऑफ देम bought capacitor, they would prefer to import as the price of the imported item was half of the price charged by people like रवि। हाँ, अब क्या हुआ, फिर भी अगर उनको कैपेसिटर खरीदने होते तो वो क्या प्रेफर करते भाई, इंपोर्ट करा लेते, यानी कि बाहर से इंपोर्ट करवा लेते और उनके प्राइस जो है आधे लग जाते। जितना रवि जैसे लोग बेचते थे ना उससे आधे प्राइस पर मिलने लगे उनको इंपोर्ट कराने के बाद। अब रवि का भाई कौन खरीदेगा। Ravi now produced less than half the capacitor that he produced in the year 2000 and has only 7 workers working for him। अब क्या किया भाई, रवि ने अपना प्रोडक्शन घटा लिया, कम कर लिया, थोड़े प्रोडक्ट बनाने लगा, जितने 2000 के साल में बनाता था उससे कम बनाने लगा अब। और अब और बुरी हालत होती चली गई, तो क्या हुआ, फिर उसके पास 7 वर्कर रह गए, कहाँ उसके पास 20 वर्कर काम करते थे। अब वो काम उसने अपना प्रोडक्शन घटाया तो वर्कर भी कम कर दिए, तो उसका काम बिल्कुल स्लो हो गया। मैनी ऑफ रवीज फ्रेंड इन द सेम बिजनेस इन हैदराबाद, रवि के बहुत सारे फ्रेंड यही सेम बिजनेस करते थे हैदराबाद में। एंड चेन्नई में भी हैव क्लोज देयर यूनिट्स, उनको तो अपनी यूनिट को बंद ही करना पड़ा। तो कितनी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं ग्लोबलाइजेशन होने से। अब कुछ लोगों के लिए तो मुश्किलें आ रही है, कुछ को फायदा हो रहा है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। अब बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन। हाँ, एक तो बैटरीज वाले जो बैटरी बनाते थे, कैपेसिटर बनाते थे, प्लास्टिक का सामान बनाते, टॉयज बनाते, टायर बनाते और डेयरी पे प्रोडक्ट बनाते, दूध के प्रोडक्ट एंड वेजिटेबल ऑयल, ये सारी चीजें जो बनाने वाले थे सब एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज ये थे जो वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चरर है वो बिन, यहाँ की जो कंपनी के छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर थे हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन, ये तो बेचारे कंपटीशन के अंदर मारे गए, इनका तो काम ही ठप हो गया। सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन, क्या हुआ, बहुत सारी यूनिट इनकी बंद हो गई। रेंडरिंग मैनी वर्कर जॉबलेस, अब जब इनकी यूनिट बंद होएंगी तो क्या होगा, वहां के वर्कर भी बेचारे जॉबलेस हो जाएंगे, बिना काम खत्म हो जाएगा, उनका भी काम नहीं मिल रहा उनको। द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर, ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज इंडिया की हैं ये बहुत ज्यादा संख्या में काम करती थी इसमें कंपनीज में इन द कंट्री नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर के बाद, तो बहुत ज्यादा वर्कर फिर बेरोजगार हो गए। देखो आपको क्या समझाया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो आपको ये बताया जा रहा है। तो आगे कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, अब क्या हुआ, कंपटीशन तो हुआ और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, यानी कि अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित, कभी काम मिलेगा और कभी खाली रहो भाई, ये तो बड़ा नुकसान है ना। ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज्ड द लीव्स ऑफ वर्कर, ग्लोबलाइजेशन ने और कंपटीशन का जो प्रेशर है उसने क्या किया, चेंज द लीव्स ऑफ वर्कर, ये वर्कर के बारे में बता दिया भाई, उधर तो प्रोड्यूसर का काम खत्म हो गया, इधर वर्कर का देखो क्या है कि वर्कर को की जिंदगी को मुश्किल बना दिया भाई ग्लोबलाइजेशन ने। तो कैसे, फेस द ग्रोइंग कंपटीशन मस्ट एम्प्लॉयर्स दीज डेज प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली। हाँ, जो ये कंपटीशन है ये बढ़ रहा है, इसका सामना करते हुए बहुत सारे जो एम्प्लॉयर थे, जो काम देने वाले थे, एम्प्लॉयर कौन होता है, जो एम्प्लॉयमेंट देता है,
उन्होंने क्या किया, दीज डेज प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर फ्लेक्सिबली। हाँ, वर्कर को काम देना स्टार्ट कर दिया फ्लेक्सिबली, यानी कि उनको हमेशा के लिए काम नहीं देंगे, जब काम हो तब बुला लेंगे वर्कर को। अब बेचारा बाकी टाइम में तो वर्कर खाली, अब उनका काम हो तब उनको उसको काम मिल जाएगा, अदरवाइज वर्कर बेचारा खाली घूमेगा, चाहे उसको खाने को रोटी ना मिले। तो देखो ये तो बड़ा दिक्कत है भाई, उनको वर्कर को जब काम पड़े तब यूज करो, बाकी टाइम में उनको फ्री छोड़ दो, जाओ भाई। दिस मीन्स दैट वर्कर्स जॉब आर नो लॉन्गर सिक्योर। इसका मतलब क्या हुआ, वर्कर की जॉब जो है सिक्योर नहीं है। तो देखो, लार्ज एमएनसी इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। अब बड़ी बड़ी एमएनसी जो है गारमेंट की, यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्री की, यूरोप और अमेरिका की, वो ऑर्डर देती हैं अपने प्रोडक्ट के लिए इंडियन एक्सपोर्टर से, एक्सपोर्टर को, कोई भाई हमारे यहाँ पर कपड़ा एक्सपोर्ट कर दो। दीज लार्ज एमएनसीज विद वर्ल्ड वाइड नेटवर्क लुक फॉर द चीपेस्ट गुड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अब जो ये बड़ी बड़ी एमएनसी हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में, ये क्या खोजती हैं, चीपेस्ट गुड्स, यानी कि सस्ते से सस्ता सामान। क्या करने के लिए, अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सस्ता सामान ढूंढती हैं। टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट ट्राई हार्ड टू कट देयर ओवन कॉस्ट। अब जो है इन लार्ज बड़े बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए इंडियन गारमेंट के जो एक्सपोर्टर हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि वो अपना फायदा, अपनी कीमत जो उसकी कीमत है उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारा कम से कम जो हमारी लागत है वो तो बच जाए, हमें लागत बच जाए। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। अब रॉ मटेरियल को की कीमत को तो ये कम कर नहीं सकते, रॉ मटेरियल तो जितने का आएगा। एक्सपोर्टर ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट। अब वो लेबर की कॉस्ट को काटने की कोशिश करते हैं, यानी कि वर्कर की उसमें से काट लो भाई, अपना फायदा वहां से निकाल लो। वेयर अर्लियर ए फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर ऑन ए परमानेंट बेसिस, now they employ worker only on a temporary basis so that they do not have to pay workers for the whole year। अब क्या, जब पहले कोई फैक्ट्री अपने वर्कर को पूरे साल के लिए परमानेंट काम पे लगाती थी, अब वो क्या करने लगी, वर्कर को टेम्पोरेरी बेसिस पे लगाने लगी कि उनको पूरे के पूरे साल वर्कर को पे ना देनी पड़े। ये तो गलत है ना, वर्कर को काम पड़े तब बुलाओ। Workers also have to put in very long working hours and working night shifts on a regular basis during the peak season। हाँ, वर्कर को क्या करना पड़ता, बड़े लंबे लंबे वर्किंग हार में काम करना पड़ता, वर्क नाइट शिफ्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस, पूरी की पूरी रात काम करना पड़ता जब पीक सीजन होता, यानी कि जब उनका काम आ रहा होता तो इतना सारा काम करना पड़ता वर्कर को। वेजेज आर लो, और उनकी मजदूरी तो कम मिलती। एंड वर्कर आर फोर्स टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ एंड्स मीट। हाँ, वर्कर की वेजेस यानी कि मजदूरी तो कम मिलती और उनको काम करने के लिए फोर्स किया जाता ओवर टाइम काम करने के लिए, कि भाई जो उन्होंने सामान बनाना वो पूरा हो सके। While this competition among the garment exporter has allowed the MNC to make large profit, workers are denied their fair share of benefit brought about the globalization। अब क्या हुआ कि इस कंपटीशन में गारमेंट एक्सपोर्टर थे जो, उनको अलाउ किया जाता द एमएनसी मेक लार्ज प्रॉफिट, कि भाई एमएनसी जो है बहुत ज्यादा पैसा कमा सके और वर्कर को जो उनका फेयर शेयर बनता है, यानी कि उनका भी तो एक अच्छा खासा हिस्सा बनता है, उसको नहीं दिया जाता। तो ग्लोबलाइजेशन में ऐसा हुआ। अब एक गारमेंट वर्कर के बारे में बताया गया है। एक कपड़ा बनाने वाली एक लेडी है, 35 ईयर की है वो लेडी, सुशीला, हैज स्पेंड मैनी ईयर्स एज ए वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली। 35 ईयर की सुशीला है, उसने बहुत सारे साल एक गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में दिल्ली में काम किया, वहां पर बहुत अच्छा काम उसको मिला हुआ था। सी वाज एम्प्लॉयड एज ए परमानेंट वर्कर थी वो वहां पर। एंटाइटल टू हेल्थ इंश्योरेंस, उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता, भाई कई सारी चीजें मिलती है ना काम करने वाले को। प्रोविडेंट फंड भी मिलता, भाई आगे के लिए पैसा जमा होता रहता उसका। ओवर टाइम एट ए डबल रेट, ओवर टाइम करती तो उसका डबल उसको पैसा भी मिलता, तो ये तो बड़ा अच्छा था। वैन सुशीलाज फैक्ट्री क्लोज्ड इन द लेट 1990s। हाँ, 1990s के लास्ट में उसकी फैक्ट्री हो गई भाई बंद है। आफ्टर सर्चिंग फॉर ए जॉब फॉर 6 मंथ, 6 महीने जॉब ढूंढने के बाद
सी फाइनली गोट ए जॉब, उसको जॉब मिली 30 किलोमीटर आवर अवे फ्रॉम वेयर सी लिव, हाँ जहां वो रहती है उससे 30 किलोमीटर दूर उसको जॉब मिलती है। इवन आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बाद भी सी इज ए टेम्पोरेरी वर्कर, अब भी वो टेम्पोरेरी वर्कर है, यानी कि कभी भी निकाल देंगे जब काम नहीं होगा उनके पास। एंड अर्न्स लेस देन हाफ ऑफ व्हाट सी वाज अर्निंग अर्लियर, और कितना कमाती, जितना पहले कमाती थी उससे भी आधा कमाती है यहाँ पे वो। सुशीला लीव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग, सुबह अपने घर से निकलती 7 days ए वीक, 7 दिन वीक में 7:30 बजे उसको निकलना होता, रात 10 बजे वो घर आती। ए डे ऑफ वर्क मीन्स नो वेज, यानी कि अगर एक दिन भी उसका डे ऑफ है तो उसका मतलब कोई मजदूरी उसको नहीं मिलेगी। सी हैज नन ऑफ द बेनिफिट सी यूज टू गेट अर्लियर, उसको कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा जो उसको पहले वाली कंपनी में मिलता था। फैक्ट्रीज क्लोजर टू हर होम हैव वाइडली फ्लैक्चुएटिंग ऑर्डर, हाँ उसके घर के पास जो फैक्ट्री है उसमें ऑर्डर ऊपर नीचे होते रहते हैं, यानी कि कभी ज्यादा ऑर्डर आएंगे कभी कम आएंगे। एंड देयर फॉर पे इवन लेस, फिर उसको कम पे मिलती। तो इस तरीके से बड़ी मुश्किल की सिचुएशन है इस टाइम पर यहाँ पर। अब आगे द कंडीशन ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप ऑफ वर्कर डिस्क्राइब्ड अबव है बिकम कॉमन टू मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट एंड सर्विस इन इंडिया, हाँ काम की कंडीशन और वर्कर की इतनी बड़ी मुश्किलें क्या दिखाती हमें कि ये कॉमन हो गया मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट में और सर्विसेज इंडिया में, बहुत कॉमन चीजें हो गई, ऐसा बहुत होता है। मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आजकल बहुत सारे वर्कर जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। मोर ओवर इंक्रीजिंगली कंडीशन ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव कम टू रिजेंबल द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये जो बढ़ती हुई कंडीशन है वर्क की ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ये आजकल जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसी होती जा रही है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सच एज सुशीला no longer get the protection and benefit that they enjoyed earlier। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली जैसे सुशीला जैसे हैं वो लोग, उनको अब कोई प्रोटेक्शन और बेनिफिट नहीं मिलता जो उनको पहले मिलता था। अब देखो द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, भाई ग्लोबलाइजेशन तो लेकिन फेयर तरीके का होना चाहिए ना, ये क्या ग्लोबलाइजेशन है, किसी का तो इतना ज्यादा नुकसान कर रहा है, वर्कर का, छोटे छोटे प्रोड्यूसर का और एमएनसीज का फायदा कर रहा है, ये कैसा ग्लोबलाइजेशन है। यानी कि इकट्ठा होना वर्ल्ड का तो अच्छी बात है, लेकिन फायदा तो सबका होना चाहिए ना, तो इसके लिए क्या स्ट्रगल करने पड़ेंगे। द अबव एविडेंस इंडिकेट दैट नॉट एवरीवन हैज बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, हाँ ये तो सच है। ये ऊपर के एविडेंस क्या दिखाते हैं कि हर कोई ग्लोबलाइजेशन से फायदा नहीं उठा पा रहा। पीपल विद एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज, हाँ जो लोग एजुकेटेड हैं, स्किल है जिनके पास पैसा है, वो तो जो है बेस्ट यूज कर पा रहे हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज का। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड क्या हो रहा है, देयर आर मेनी पीपल हु हैव नॉट शेयर्ड द बेनिफिट, वो सारे लोग ऐसे जिनका कोई फायदा नहीं हो रहा। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नाउ ए रियलिटी, आज के दिन ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी है, ग्लोबलाइजेशन के बिना काम तो चलेगा नहीं। द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर, अब क्वेश्चन ये है कि ग्लोबलाइजेशन को ज्यादा अच्छा कैसे बनाया जाए। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड आल्सो एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। अच्छा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जो सबके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करे और सबका फायदा देखे, तो वही होता है शेयर्ड ग्लोबलाइजेशन में सबका अच्छा सा शेयर हो। द गवर्नमेंट कैन प्ले मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल, गवर्नमेंट ही कर सकती है और तो कौन करेगा कि भाई अच्छा रोल प्ले कर सकती है। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री, जो इसकी पॉलिसी है उनको सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए सबके, बट ऑल द पीपल इन द कंट्री, सभी के उसको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सबके लिए अच्छा करना चाहिए। यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप दैट गवर्नमेंट कैन टेक, हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाने चाहिए। फॉर इंस्टांस द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट
क्या इंश्योर कर सकती है गवर्नमेंट? लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। हाँ, लेबर लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, यानी कि वर्कर के बारे में कानून बनने चाहिए और उनको लागू करवाना चाहिए। एंड द वर्कर गेट देयर राइट, और वर्कर को अपने अधिकार मिलने चाहिए। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रोंग एनफ टू कम्पीट। ये क्या करेगा? इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर। हाँ, स्मॉल प्रोड्यूसर को सपोर्ट करेंगे ये वर्कर, और टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, वो अपने परफॉर्मेंस को सुधार सके। टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रोंग एनफ टू कम्पीट, और वो इतना स्ट्रोंग बन सके कि कम्पीट कर पाए। इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। अगर जरूरी हुआ तो गवर्नमेंट को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर बैरियर भी लगानी चाहिए, रुकावटें लगानी चाहिए। इट कैन नेगोशिएट एट द WHO फेयर रूल। हाँ, और इससे क्या होगा? WTO के जो है को नेगोशिएट करना पड़ेगा अच्छे रूल बनाने के लिए। इट कैन आल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्री विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO। ये क्या कर सकता है? अदर डेवलपिंग कंट्री जो है वो इकट्ठा होकर विद सिमिलर इंटरेस्ट उनको लड़ना चाहिए, फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ। हाँ, कि WTO में डेवलप्ड कंट्री का ज्यादा डोमिनेशन रहता है, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। डेवलपिंग कंट्री को इकट्ठा आके कि भाई WTO जो है वो ज्यादा डेवलप्ड कंट्री को ज्यादा देख रहा है, डेवलपिंग कंट्री को नहीं देख रहा। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट द WTO। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है? बहुत बड़े बड़े कैंपेन और रिप्रेजेंटेशन हुई है, पीपल के ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कि उन्होंने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया है WTO में। This has demonstrated that people also can play an important role at the struggle for fair and globalization। और इससे क्या हुआ है? इसने क्या दिखाया है कि पीपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन में स्ट्रगल करके। होना भी चाहिए भाई, ये तो सबका फायदा होना चाहिए। अब आगे समिंग अप लास्ट है ये चैप्टर का। इन दिस चैप्टर वी लुक्ड एट द प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर में हमने क्या देखा कि प्रेजेंट फेज ग्लोबलाइजेशन का कैसा है। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। हाँ, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे तेजी से इंटीग्रेशन हो रहा है कंट्रीज का, यानी कि इकट्ठा हो रहे हैं। दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये किस तरीके से हो रहा है? ये ग्रेटर फॉरेन ट्रेड, बड़े बड़े फॉरेन ट्रेड से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। MNC आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। हाँ, MNC तो रोल प्ले कर ही रही है। मोर एंड मोर MNCs आर लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड दैट आर चीप फॉर देयर प्रोडक्शन। हाँ, MNC क्या है? ऐसी लोकेशन देख रही है जहाँ पर उनको प्रोडक्शन के जहाँ पर उनका प्रोडक्शन के लिए सारा सब कुछ जो है सस्ता हो। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वे। और इससे क्या रिजल्ट निकला कि प्रोडक्शन जो है बिल्कुल मुश्किल तरीके से हो रहा है। टेक्नोलॉजी पार्टिकुलरली IT हैज प्लेड ए बिग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। हाँ, टेक्नोलॉजी जो है IT की मेनली, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है प्रोडक्शन में। इन एडिशन